आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। क्या आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि इसकी शुरुआत कैसे हो? क्या शेयर बाजार की दुनिया आपको जटिल और उलझन भरी लगती है? किसी और को हुए फायदे या फिर नुकसान का सुनकर क्या अब तक आप ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि आखिर आपके लिए शेयर बाजार में निवेश सही रहेगा या नहीं? तो इसी शो पर मैं आपको बताऊंगी शेयर बाजार से जुड़ी हर वो जरूरी बात। साथ ही शेयर मार्केट के एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपको शेयर मार्केट में निवेश की सही राह दिखाएंगे। पर सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। इस बाजार में हर दिन लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। यहां सपने साकार भी होते हैं और बिखरते भी हैं। कोई मालामाल होता है तो कोई कंगाल हो जाता है। यानी कि फायदे के साथ जोखिम का खतरा भी हमेशा बना रहता है। बावजूद इसके शेयर बाजार की सुनहरी चमक फीकी नहीं पड़ती, क्योंकि उम्मीद, सही निर्णय और अनुशासन निवेशकों को आसानी से करोड़पति बना देता है। लोग शेयर बाजार की ओर आमतौर पर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को पछाड़ने की संभावना होती है। किसी लिस्टेड कंपनी के शेयरों का मूल्य बीएसई, एनएसई में दर्ज होता है। लिस्टेड कंपनियों के शेयर का मूल्य उनकी लाभ कमाने की क्षमता के मुताबिक घटता बढ़ता रहता है। शेयर बाजार का कंट्रोल भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी एसईबीआई के साथ में होता है। एसईबीआई की इजाजत के बाद ही कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होकर अपना आईपीओ जारी कर सकती है। आज महंगाई तेजी से बढ़ रही है और रुपए का मूल्य घट रहा है। यानी सिर्फ पैसा बचाने से काम नहीं चलेगा, पैसा बढ़ाना भी पड़ेगा। ऐसे में शेयर बाजार में निवेश अच्छा विकल्प हो सकता है। शेयर मार्केट के निवेश की शुरुआत में निवेशक को रिटर्न पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। शुरुआत में ज्यादा उतार चढ़ाव वाले स्टॉक की बजाय ऐसे स्टॉक चुनना ज्यादा फायदेमंद होता है जो फंडामेंटली मजबूत होते हैं। स्टॉक का चुनाव कंपनी की ग्रोथ देखकर करना चाहिए। शुरुआती निवेशक को स्मॉल कैप शेयरों की बजाय लार्ज कैप शेयरों में पैसा लगाना चाहिए। अक्सर हमारे सामने अरबपतियों की लिस्ट आती रहती है। उन्हें अरबपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी स्टॉक होल्डिंग की वैल्यू अरबों में है। जेफ बेजोस से लेकर बिल गेट्स और एलन मस्क जितने भी अरबपति हैं, उनकी वेल्थ का ज्यादातर हिस्सा उनकी अपनी कंपनियों या दूसरी लिस्टेड कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी के रूप में है। स्टॉक्स कहें या इक्विटी कहें, ये उसे जारी करने वाली कंपनी का एक हिस्सा होता है। इसे आपने खरीद लिया यानी उस कंपनी के एसेट्स में आपकी एक खास हिस्सेदारी हो गई। और जब कंपनियों का कारोबार बढ़ता है, उनका मुनाफा बढ़ता है, तो जाहिर है कि उनके शेयर की वैल्यू बढ़ती है, जिससे निवेशक मालामाल हो जाते हैं। हालांकि शेयरों में निवेश से पहले आपको कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना चाहिए। बिक्री क्यों बढ़ी या मुनाफा क्यों घटा? क्या अपने सेगमेंट में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी घट रही है? वजह क्या है? शेयर फेयर प्राइस पर है या नहीं? ऐसे सवालों के जवाब आपको तलाशने चाहिए। आमतौर पर शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले ये सोचते हैं कि वो कम समय में तगड़ा मुनाफा कमा लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ घंटे में शेयर से मोटा मुनाफा भी होता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं और भारी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। बहरहाल ये जान ले कि ये इक्विटी में ट्रेडिंग आसान नहीं है। बाजार में आपको अनुशासन और धैर्य की जरूरत पड़ती है और यही दोनों चीजें आपके लिए फायदेमंद साबित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शेयर मार्केट में निवेश क्यों करें? इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब आंकड़े दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि पिछले 40 वर्षों में भारतीय शेयर बाजार ने कितनी वेल्थ क्रिएट की है। गोल्ड, बैंक एफडी और साथ ही साथ पीपीएफ अकाउंट जैसे एसेट से इसकी अगर तुलना करें तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। सक्षम वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के अनुमान के मुताबिक अगर 1982 में किसी ने सेंसेक्स में 5,000 रुपए निवेश किए हों तो साल 2022 में उसकी वैल्यू
28,25,000 रुपए हो गई है। इसके मुकाबले गोल्ड में इसी निवेश की वैल्यू आज केवल 1.5 लाख रुपए होगी। बैंक एफडी में वहीं 5,000 रुपए आज बढ़कर 2,15,000 रुपए हुए हैं। वहीं पीपीएफ में 2,45,000 रुपए का आपको अब पूरा कॉर्पस मिला है। यही है स्टॉक मार्केट की वेल्थ बनाने की क्षमता। आप 10, 20, 30 या 40 साल किसी भी पीरियड को देखें तो स्टॉक मार्केट ने हर एसेट क्लास को पीछे छोड़ा है। और अब स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमान का। विवेक बजाज हमारे साथ हैं, को-फाउंडर हैं स्टॉक एज और ई-लर्न मार्केट्स के और स्टॉक मार्केट्स के जाने माने एक्सपर्ट भी। स्वागत है विवेक जी आपका धन दौलत के इस खास शो पर। तो सबसे पहले विवेक जी, हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए कि शेयर मार्केट में निवेश करने के फायदे क्या हैं और किसे आखिर शेयर मार्केट में निवेश करने की सोचनी चाहिए। शेयर बाजार को जानने के फायदे क्या हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि निवेश करने के क्या फायदे हैं। शेयर बाजार का नॉलेज ऐसा नॉलेज है जिससे आप दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार अल्टीमेटली है क्या, इंडिया के जितने बिजनेसेस हैं उनका एक्यूमुलेशन है शेयर बाजार। सारे बिजनेसेस इस मार्केट के अंदर में। और अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, चाहे आप जॉब करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, करियर का अगर फ्यूचर प्लानिंग करना है तो आपको तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि कौन सा बिजनेस, कौन सा सेक्टर, कौन सा इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है, ताकि आप फ्यूचर उस इंडस्ट्री में, उस बिजनेस के अंदर में क्रिएट कर सकें। तो बेसिक नॉलेज ऑफ शेयर बाजार इज क्वाइट एसेंशियल। इसके बिना आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, चाहे आप पैसा डाले या ना डाले, ये तो जरूरी हो गया है जी। अब दूसरी बात है इन्वेस्ट क्यों करना है। देखिए शेयर बाजार का बेसिक कैरेक्टर क्या होता है कि कंपनी जो है वो बिजनेस करती है और बिजनेस करने के बाद जो कंपनी साल के एंड में पैसा बनाती है वो या तो बिजनेस के ओनर, जिसको हम शेयर होल्डर कह सकते हैं, या तो उनको डिविडेंड के रूप में वापस कर देती है, या उस पैसे को कंपनी अपने बुक्स में रख लेती है रिटेन अर्निंग के फॉर्म में। वो पैसा जो कंपनी के बुक्स में रह गया, वो पैसा से कंपनी फ्यूचर एक्सपेंशन करती है, फ्यूचर ग्रोथ करती है। तो अल्टीमेटली ये जो रिटेन अर्निंग है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के बुक्स में बड़ा हो के बहुत बड़ा रिजर्व या बहुत बड़ा कैश बैलेंस के रूप में पड़ा रह जाता है। वो ही स्टॉक मार्केट के अंदर में स्टॉक प्राइस को रिफ्लेक्ट करवाता है जी। तो जब शेयर बाजार में हम इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस में इन्वेस्ट करते हैं, ये आप मान के रखिए कि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो ये स्टॉक प्राइस भी ग्रो करेगा, बिकॉज कंपनी का अर्निंग ग्रो करेगा, रिटेन अर्निंग ग्रो करेगी तो कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो करेगा, तो स्टॉक प्राइस में भी उसकी ग्रोथ नजर आएगी। इसीलिए वो ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए जी। अब ये तो पता चल गया कि इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, लेकिन निवेश की शुरुआत कैसे की जाए, उसके फर्स्ट स्टेप क्या होते हैं ये बताइए। सबसे सरल है, आप सभी के पास में बैंक अकाउंट होगा। तो इंडिया में तो ऑलमोस्ट हम लोग 80% बैंकिंग पेनिट्रेशन में, 90% बैंकिंग पेनिट्रेशन में पहुंच चुके हैं। तो बैंक अकाउंट के साथ साथ आपके पास में डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आप किसी भी ब्रोकर से, बहुत सारे ब्रोकर हैं जो कि ब्रोकर हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, जो रिप्रेजेंट करते हैं एक्सचेंज को, आप किसी भी ब्रोकर के पास जाके अकाउंट खोल सकते हैं। टिपिकली बैंक ऑलरेडी जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो भी उनकी सब्सिडरी होती है जो ब्रोकर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी सिक्योरिटीज, जैसे कोटक सिक्योरिटीज। आप शुरुआत वहां से कर सकते हैं, या आजकल बहुत मॉडर्न टेक इनेबल्ड ब्रोकर जनरेट हो गए, जैसे जीरोधा है, जैसे ग्रो है, आप उनमें भी अकाउंट खोल सकते हैं। तो जैसे ही आप ब्रोकिंग अकाउंट खोलते हैं आपको डीमैट अकाउंट भी मिलता है जिसमें आपका शेयर पड़ा रहता है एज अ कस्टोडियन, एंड वो ब्रोकिंग अकाउंट से आपको टर्मिनल दिया जाता है जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग कर सकता है मतलब आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो अल्टीमेटली ट्रेड तो करना ही पड़ेगा ना, तभी आप ले पाएंगे या बेच पाएंगे। तो वो ब्रोकर आपको टर्मिनल प्रोवाइड करता है जिससे वो आप लेने बेचने का कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझाइए कि सबसे सही तरीका क्या है स्टॉक मार्केट्स के बारे में अपने आप को अवेयर करवाने के लिए, एजुकेट करने के लिए। क्या वो बुक्स के जरिए है, कुछ यूट्यूब चैनल्स के जरिए है, या फिर आपको अपने लिए कोई मेंटर ढूंढ लेना चाहिए, या फिर खुद ट्राई करके और प्रैक्टिकली खुद पार्टिसिपेट करके ही अपने आप सीखना चाहिए शेयर मार्केट के बारे में? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ओके। क्योंकि हम लोग मैं जब शुरुआत किया था शेयर बाजार के तकरीबन 17-18 साल पहले, तो बुक्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, और बुक से ऑब्वियसली एक अलग लेवल का इंटेलेक्ट तैयार होता है। लेकिन आजकल यूट्यूब के कारण वीडियोस भी बहुत क्रिएट होने लग गए। ये जैसे हम काम कर रहे हैं वीडियो के थ्रू समझा रहे हैं लोगों को, तो अच्छे क्वालिटी यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो करें
तो वहां से भी आपको राइट नॉलेज मिल सकती है। उसके बाद देखिए, खुद कहते हैं ना, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, तो करना तो पड़ेगा ही। तो आप खुद शुरुआत कीजिए, छोटा कैपिटल से कीजिए। शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप 4-5 हजार रुपए से भी मार्केट में पार्टिसिपेशन चालू कर सकते हैं। तो खुद करके तकरीबन आपको मान के चलिए 1.5 से 2 साल लगेगा पूरी चीजों को अच्छे तकनीकी तरीके से समझने में। 1.5-2 साल लगेगा। उसके बाद आप अपना पाथ फिर डिसाइड करेंगे कि मुझे इस रास्ता जाना है, या ट्रेडर बनना है, या उस रास्ता जाना है, या इन्वेस्टर बनना है। अब आपने एक बहुत ही जरूरी बात बताई थी, मैं उसी के ऊपर सवाल पूछती हूँ कि अक्सर लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ या मैं निवेशक बनना चाहता हूँ। तो ये इस डिसीजन पे अराइव होना कैसे आना चाहिए, ये बताइए। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, और बहुत मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूं, बिकॉज उसके लिए भी बहुत टफ डिसीजन मेकिंग है। स्पेशली जो बहुत कैपेबल है ना, उनको तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। सबसे इजी उसके लिए है जिसको पता है कि वो ट्रेडर नहीं बन सकता है जी, या वो इन्वेस्टर नहीं बन सकता, बिकॉज दोनों का पाथ ही अलग है। ट्रेडर का पाथ है भाव की भाषा को समझना और उसके हिसाब से भाव को प्रेडिक्ट करना। एक इन्वेस्टर का पाथ है बिजनेस को समझना और बिजनेस में क्या होगा उसके बारे में जजमेंट लेना। ये दोनों सोच ही अलग है, दोनों का पाथ ही अलग है। तो आपको पहले, और इस पर समय लगेगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल समय लगेगा। जब आप बोलोगे कि मुझे भाव की भाषा बहुत पसंद है, तो मैं ट्रेडर बनूंगा, और मुझे बिजनेसेस को एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, उनका फ्यूचर को फोरकास्ट करना, ये मुझे पसंद आता है, तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट डे 1 से इसका जजमेंट एक्चुअली बनाना ही नहीं चाहिए। मार्केट में समय दीजिए, थोड़ा देखिए क्या। ये तो वही बात होगी ना कि जब आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो पहला 2, 3, 4 साल जो डिग्री होती है वो तो जेनेरिक होती है ना, सारे फील्ड्स में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है। बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, राइट? जी बिल्कुल, आपने ये एनेक्डोट बहुत ही सही दिया है, जिससे कि लोगों को समझ में आएगा कि आखिर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। पहले मार्केट्स को समझिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कौन से रास्ते जाना है। विवेक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा के पास, जानने के लिए कि शेयर मार्केट में अब निवेश करना शुरू करना है या ट्रेडिंग करना शुरू करना है, इससे पहले आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। डीमैट अकाउंट से लेकर डॉक्यूमेंट्स क्या आपके लिए लगेंगे, ये बता रहे हैं हर्ष, बताइए। शुक्रिया साक्षी। तो देश में मौजूदा वक्त में करीब 10 करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट होल्डर्स हैं, और अगर आप भी मन बना रहे हैं कि आप अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में किसी तरह की कोई शंका है, कोई टेंशन है या फिर कोई सवाल है, तो आज हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल कि डीमेट अकाउंट आखिर होता क्या है। तो देखिए, डीमेट अकाउंट जो होता है, बिल्कुल जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, बिल्कुल वैसे ही डीमेट अकाउंट होता है। अब डीमेट अकाउंट तब तक अधूरा है जब तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट ना खुला हो। अब आपके मन में ऐसे में सवाल उठेगा कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट के अलग अलग होते हैं। जी हां, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं अगर आपको डीमेट अकाउंट के बारे में समझाऊं कि आखिर डीमेट अकाउंट होता क्या है, तो देखिए, आपके शेयर्स हो गए, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके डिबेंचर हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, ईटीएफ हो गई, ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिकली आपके डीमेट अकाउंट में रखी जाती हैं। वहीं अगर हम ट्रेडिंग खाते की बात करें, तो अगर आप शेयर में निवेश कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। तो चलिए अब हम आपको आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको क्लैरिटी मिल गई कि आखिर डीमेट अकाउंट है क्या। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई कितने तरह के होते हैं डीमेट अकाउंट। तो बेसिकली 3 तरह के डीमेट अकाउंट होते हैं। सबसे पहले रेगुलर डीमेट अकाउंट, दूसरा रिपर ट्राइबल डीमेट अकाउंट, और तीसरा नॉन रिपर ट्राइबल डीमेट अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेगुलर डीमेट अकाउंट की। आखिर रेगुलर डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो अगर आप शेयर बाजार में एंट्री लेना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले रेगुलर डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। हम आगे आप बताएंगे कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है आपको, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए। अब क्या है कि रेगुलर डीमेट अकाउंट को कौन लोग खुलवा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इस देश के रहने वाले हैं, आप देश के नागरिक हैं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो बेहद आसानी से आपका रेगुलर डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। दूसरी चीज, रिपर ट्राइबल डीमेट अकाउंट आखिर क्या होता है, कैसे अलग होता है रेगुलर डीमेट अकाउंट से। तो देखिए, ये जो अकाउंट होता है, ये भारतीयों के लिए नहीं, ये बल्कि एनआरआईज के लिए होता है, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए होता है। अब इस अकाउंट की क्या शर्तें होती हैं। एनआरआईज इस अकाउंट में बेहद आसानी से निवेश कर सकते हैं, शेयर मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। अब इसमें क्या है कि एक और खासियत है इस मैं आपको बताऊं अकाउंट की, कि विदेश में फंड बेहद आसानी से, बेहद सुविधा से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या जरूरत होगी, उसके लिए आपको एनआरई यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट की आपको जरूरत होगी।
और अब इसके बाद बात करते हैं अगले ये नॉन रिपर्ट्राइबल डीमेट अकाउंट की। अब ये इससे पहले वाले से कैसे अंतर है, देखिए इसमें एक अंतर है जो मैं आपको अभी समझा देता हूं। ये अकाउंट जो है वो भी एनआरआईज के लिए होता है, एनआरआईज इसमें बेहद आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप विदेश में फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये इसमें रिपर्ट्राइबल और नॉन रिपर्ट्राइबल अकाउंट में सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब इसके लिए आपको एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट खुलवाना जरूरी है। अब इसका अकाउंट में एक और चीज है जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये है इसमें कि आप अगर आपको भारत से कमाई हो रही है और विदेश से कमाई हो रही है तो उन्हीं लोगों के लिए ये अकाउंट है। तो ये तो बात हो गई कि अब कि ये अकाउंट कितने तरीके का था। अब हम बात करते हैं कि अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। देखिए इस अकाउंट को खोलने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको बताया कैंसिल चेक, केवाईसी आप कहीं पे भी जाएंगे आपको केवाईसी तो फॉर्म भरना ही होगा। तो आपको तस्वीर के साथ जो है स्कैन सिग्नेचर के डॉक्यूमेंट जैसी चीजें जमा करनी होंगी। इसके अलावा डीमेट खाता, अगर आप डीमेट खाता खुलवाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको डीमेट खाते के लिए फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। इसके साथ ही आपका निवेश की जो निवेशक है उसकी तस्वीर। अगर आप इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है नहीं जमा करना चाहते हैं तो आप क्या है ऑनलाइन की सुविधा भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको क्लैरिटी मिल गई कि भाई क्या होता है डीमेट अकाउंट, कितने तरीके का होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत है। और एक चीज मैं आपको खासकर बता दूं कि अगर आप जा रहे हैं, बहुत सारी मार्केट में ब्रोकरेज फर्म है, तो अगर आप सर्च कर रहे हैं कि कहां से डीमेट अकाउंट खुलवाएं तो सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रख लीजिए कि पहली चीज ये कि क्या ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, क्या मेंटेनेंस चार्जेस हैं, इन चीजों को देख लीजिए कि कहां ज्यादा है कहां कम है, उसके बाद ही फैसला लीजिए कि आपको कहां डीमेट अकाउंट खुलवाना है। जी साक्षी। शुक्रिया हर्ष। और अब लौटते हैं हमारे एक्सपर्ट टेक के लिए विवेक जी के पास। विवेक जी, स्टॉक टिप्स आजकल हर जगह मौजूद हैं, चाहे हम व्हाट्सएप पे हो, हम हर तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और कोई ना कोई हमारे को डेफिनेटली बताता है कि ये स्टॉक अच्छा जाने वाला है, इसमें पैसा लगा सकते हैं, चाहे वो हमारा दोस्त ही क्यों ना हो या फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। अब इनके ऊपर भरोसा करना कितना सही है, कितना गलत है, ये बताइए। देखिए, स्टॉक टिप को ना थोड़ा अपने नेगेटिव कैटेगरी में डाल देते हैं, बिकॉज टिप वर्ड ही मुझे लगता है कि ये गलत वर्ड है। तो कोई आपको स्टॉक टिप दे रहा है ना, तो आप बोल दीजिए कि ना हमको ना चाहिए, बिकॉज टिप मेरे को पता है किसको दिया जाता है, तो हमको नहीं चाहिए। लेकिन कोई अगर स्टॉक आइडिया आपको दे रहा है तो उसको रिसीव करना चाहिए। डिफरेंस क्या है? टिप का मतलब हो गया कि ये ले लो बस, राइट जी, इस पे चर्चा नहीं होगी, ले लो। आइडिया का मतलब होता है कि आपने किसी को कुछ बताया विद अ लॉजिक। उससे क्या होता है, जब आपको लॉजिक मिलता है तो आपका भी मेंटल ग्रोथ होता है, आपके अंदर में भी एक कन्विक्शन और ज्यादा डेवलप होती है, शायद आप पैसा और ज्यादा डालेंगे अगर आपको आइडिया एक प्रॉपर कन्विक्शन के साथ मिल रहा है। तो मेरी राय ये कि कोई भी आपको कुछ बोले ना, तो आप उससे पूछ लीजिए कि ये टिप है कि आइडिया है। अगर वो बोले टिप है तो ना कर दीजिए, बोले हमको नहीं चाहिए। अब शेयर मार्केट में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं या गलतियां हैं जो इन्वेस्टर्स को पहले से ही पता चल जानी चाहिए कि वो उसकी तरफ ना बढ़े, वो अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स मुझे मेरे साथ है, जो मैं लोगों से बात करता हूँ, समझ में आता है कि भाई किसी से भी पैसा लोन में लेके शेयर बाजार में मत आइएगा कभी भी, बिकॉज लोन का पैसा शेयर बाजार में कभी उपजता नहीं है। क्योंकि आपके पास हमेशा प्रेशर रहता है कि मुझे उसको ब्याज देना है वापस, मुझे उसको पैसे वापस करने हैं। किसी भी तरह का प्रेशर अगर माइंड में है कि मुझे शेयर बाजार के पैसा से घर चलाना है, मुझे शेयर बाजार से पैसा से किसी को लोन वापस करना है, किसी भी तरह का प्रेशर आपके माइंड में है, तो आप शेयर बाजार में मत आइएगा। शेयर बाजार में वही पैसा कमाता है जिसका माइंड फ्री है, जो क्रिएटिव हो, जो बहुत कुछ सोच सकता है, जो एक आदमी नॉर्मल आदमी नहीं सोच सकता है, और जिसका फ्री होना चाहिए माइंड। पढ़ते रहो, सीखते रहो, तब देखोगे कि अचानक से वो एक मोमेंट आ गया, यूरेका मोमेंट, जब आप एकदम से आपका माइंड में आता है अरे ये सही था, इसी से पैसा कमाई होंगे। बट वो यूरेका मोमेंट पहुंचने के लिए हर किसी के लिए ऐसा नहीं कि कल आ जाएगा, कोई 6 महीने लगाता है, कोई 6 साल भी लगा देता है। बट पेशेंस बहुत जरूरी है टू रियलाइज दैट यूरेका मोमेंट, और टिकना बहुत जरूरी है। अगर आप टिकेंगे नहीं, लॉस वॉस करके आप अगर भाग जाएंगे जी, और फिर आप ब्लेम करेंगे ब्रोकर को, आप बोलेंगे सेबी को कि भाई फलाना आदमी ने मेरे साथ गलत किया इसलिए मैंने लॉस किया। भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि ओनर्स लाइज ऑन यू, बिकॉज यहाँ तो लोग बैठे हैं आपसे पैसा लेने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं काम करना है, और टिके रहना मार्केट में, पैसा बन जाता है। बिल्कुल। और अब वक्त है विवेक जी कुछ जनता के सवालों को भी लेने का। हमारे पास कुछ सवाल आए हैं। पहला सवाल लेते हैं, ये दिल्ली से नेहा का सवाल आया है। वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि क्या फ्यूचर्स और ऑप्शंस में निवेश करना सही रहता है? नहीं, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन निवेश के लिए है नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए।
निवेश करना है तो कैश मार्केट में करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं फुल टाइम, जिनका काम है वो ही करते हैं मैडम। आप गलती से भी इन्वेस्टमेंट कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू मत करिए। इट्स अ ब्लंडर यू आर डूइंग। ऑल्दो लोग आपको बोलेंगे हर तरह की बातें कि ऑप्शंस में आप बाई करके चलो, आप इन्वेस्ट करते रहो, फिर देखोगे एक दिन बहुत बड़ा पैसा बन गया। ये सब कहानियां हैं। डोंट फॉल प्रे टू कहानियां। रियलिटी इज डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इज फॉर ओनली ट्रेडिंग एंड दैट टू फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए, ये पार्ट टाइमर के लिए नहीं है ये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं नेहा आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। इस सलाह को डेफिनेटली फॉलो कीजिए। अर्जुन का अगला सवाल लेते हैं। ये पुणे से सवाल पूछ रहे हैं कि शेयर मार्केट में सस्ते स्टॉक से शुरुआत करना क्या बेहतर रहता है? सो अर्जुन, आपका नाम इतना पावरफुल है कि आप तो समझ पाएंगे ये बात जो मैं कहूंगा अभी, कि सस्ता को पहले डिफाइन करिए। खाली प्राइस कम है तो जरूरी नहीं है कि वो सस्ता है। जैसे वोडाफोन लगेगा सस्ता, पर सस्ता नहीं है वो। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका वैल्यू देखिए। हो सकता है कि वो महंगा हो। या यस बैंक अपने को सस्ता लगेगा, बट हो सकता नहीं है वो सस्ता। लोग कहते हैं कि आजकल तो भेल रूपी भी 20 रुपए में मिलती है, यस बैंक 17 में मिल रहा है, तो यस बैंक की ले लो, भेलपुरी क्यों खाना है। बट लोग ये नहीं समझते हैं कि उसका 17 रुपया वैल्यू नहीं है, उसका मार्केट कैप जो कि मच लार्जर है। और हो सकता है कि स्टॉक उससे बड़ा मार्केट कैप जस्टिफाई नहीं होता है। तो चालू करना है सस्ते से, इट्स नॉट अ गुड थ्योरी। आप इस पे मत जाइएगा। चालू उसी से करिए जो उसका समझ आपको है, जिससे आप कन्विंस्ड हैं, चाहे वो महंगा भी है। जी, महंगा और महंगा हो सकता है, सस्ता और सस्ता हो सकता है, याद रखिएगा। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल लेते हैं। आज हमारे पास ये सवाल आया है नागपुर से। किरण का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कमोडिटी ट्रेडिंग और करेंसी ट्रेडिंग क्या शेयर ट्रेडिंग से आसान होती है? मैं नहीं मानूंगा उसको आसान होती है, क्योंकि सब प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है। कमोडिटी के अपने न्यूसेंसेस हैं, करेंसी के अपने पैटर्न्स हैं। तो कोई भी आसान नहीं है, कोई भी टफ नहीं है। सबको अलग अलग ही कंसिडर कीजिए, इंडिपेंडेंट कंसिडर कीजिए। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस खास शो पे और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि बहुत सारे दर्शकों को एक क्लैरिटी मिली होगी। स्टॉक मार्केट्स में जो निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है, वो जानते नहीं है कि कैसे इसमें कदम रखें, शुरुआत करें। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उनको एक राह दिखाई है और वो इसको फॉलो कर पाएंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। धन दौलत के इस खास शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। एक नए मुद्दे को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। लेकिन तब तक के लिए अगर आपके मन में पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं धन.दौलत@gntTV.com पर।